Hello students and welcome back to yet another session on fundamentals of partnership. तो आज की जो हमारी क्लास है that is the second class of this particular chapter. एंड एक बार हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे हमारे फर्दर टॉपिक्स के साथ में. तो आइए एक बार फटाफट से एक क्विक रीकैप कर लेते हैं जो चीज़ें हमने पिछली क्लास के अंदर कवर अप करी थी. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. तो बच्चों पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप का एक लॉ में जो डेफिनेशन गिवन है वो क्या था कि इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. और ये जो डेफिनेशन है वो कहां पे गिवन था? इट वाज गिवन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4. ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए कि सेक्शन 4 में लिखा हुआ था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ था. देन इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने कुछ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखे थे और उन फीचर्स के थ्रू हमने इस पूरी डेफिनेशन को एनालाइज किया था. तो अगर आप सबसे पहला फीचर देखेंगे द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला फीचर था टू और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप को बिगिन करने के लिए हमें कम से कम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. दो लोगों के बिना आप कभी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते. मोर ओवर अगर हम चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करें तो एट मैक्सिमम पार्टनरशिप में हम लोग कितने पार्टनर्स अपॉइंट कर सकते हैं? एट मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अपॉइंट हो सकते हैं. बट ये जो 50 की लिमिट है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लिमिट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन नहीं है. ये लिमिट गिवन कहां पे है बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये लिमिट गिवन है. उसके बाद में जो अगला फीचर था वो था एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. और ये जो बच्चों एग्रीमेंट है वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टनरशिप एक्ट ने बिल्कुल भी ये बाउंड नहीं करा कि जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में ही हो. आपका एग्रीमेंट जो है वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है. बट आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम ट्राई क्या करेंगे कि हम कौन सा एग्रीमेंट बनाएं? रिटन एग्रीमेंट बनाएं. अगर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म के अंदर बनाया गया है तो हम उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे. उसके बाद में थर्ड फीचर था कि पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या है? एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस और दूसरी बात उसमें प्रॉफिट का मोटिव. अगर बिजनेस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा और उसमें प्रॉफिट का मोटिव नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा. यानी पार्टनरशिप बनाने के लिए देयर हैज टू बी अ बिजनेस जिसका पर्पस क्या हो? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. यानी कि अगर आप कोई सोशल वर्क करते हैं, अगर आप कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए बिजनेस को ओपन करते हैं तो पहली बात तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. एंड अगर बिजनेस नहीं कहलाएगा तो वो पार्टनरशिप भी काउंट नहीं होगा. यानी पार्टनरशिप बनाने के लिए जो असेंशियल कंडीशन है वो क्या है? बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए और तीसरी बात वो जो बिजनेस है वो इलीगल नहीं लीगल होना चाहिए. अगर पर्पस भी इलीगल है तो भी वो पार्टनरशिप काउंट नहीं होगा. उसके बाद में हमने ये देखा था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन करते हैं तो जॉइंटली ओन कर देना भी पार्टनरशिप नहीं कहलाता है. राइट, यानी पार्टनरशिप होने के लिए जो मेन कंडीशन है वो क्या है? बिजनेस की कंडीशन है. उसके बाद नेक्स्ट आया था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की अगर हमारे पास पार्टनरशिप में कुछ भी प्रॉफिट्स अर्न किए जा रहे हैं तो जो फर्म के प्रॉफिट्स हैं वो सभी पार्टनर्स मिलकर शेयर करेंगे. शेयरिंग का रेशो कुछ भी हो सकता है, वो पार्टनर्स आपस में अग्री करेंगे. यानी कि आप किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो. बट क्या यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग पार्टनर्स को लॉस शेयरिंग से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस. हम ये जरूर से कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर फर्म के लॉसेस को शेयर ना करे, बट प्रॉफिट शेयरिंग से किसी पार्टनर को नहीं रोक सकते हैं. लॉस नहीं शेयर करवाने की जो कंडीशन थी वो हमने कहां पे देखी थी? माइनर के केस के अंदर.
वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग माइनर को एज अ पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकते, बट पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर एज अ पार्टनर अपॉइंट हो सकता है, प्रोवाइडेड सभी पार्टनर्स अपनी कंसेंट दें, यानी सभी पार्टनर्स अग्री हो जाएं उस पॉइंट के लिए। दूसरी बात, पार्टनर को एडमिट करा जाएगा ओनली फॉर द बेनिफिट्स, यानी कि माइनर को जब एडमिट करेंगे तो ओनली फॉर बेनिफिट्स एडमिट होगा, वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं होगा। इनफैक्ट अगर फर्म लिक्विडेट भी हो गई तो हम माइनर के जो पर्सनल असेट्स हैं उसको कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइनर पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट जो बाकी सारे पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर कोई माइनर पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है मेजॉरिटी अटेन करने के बाद में, यानी 18 इयर्स का हो जाने के बाद में अगर वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है, या वो फर्म से रिटायर होना चाहता है, यानी कि एज अ पार्टनर वर्क नहीं करना चाहता, दोनों में से वो कोई सा भी डिसीजन लेगा उसको अपना डिसीजन कन्वे करना पड़ेगा, यानी कि पब्लिक नोटिस के थ्रू अनाउंस करना पड़ेगा विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग द मेजॉरिटी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा और फिर वो सभी चीजों के लिए लायबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एमसीक्यूज में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये रेस किया जा सकता है। तो इन 4 फीचर्स के थ्रू हमने डेफिनेशन का कुछ पोर्शन जो है बच्चों वो कवर कर लिया था। एक बार अगर डेफिनेशन को फिर से देखा जाए तो आप देखेंगे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस। तो 2 और मोर पर्सन हमारा पहला फीचर था। हु हैव एग्रीड, तो एग्रीड हमारा एग्रीमेंट जो था वो नेक्स्ट फीचर था। टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट का शेयरिंग जरूरी है, ये फीचर नंबर 4 था। प्रॉफिट किसके होने चाहिए, बिजनेस के, तो बिजनेस हमारा फीचर नंबर 3 था। ठीक है, अब आगे यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब मुझे आपको बस केवल ये पॉइंट समझाना है, और अगर मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया तो जो हमारा डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। So let us come to the next point now, that is business carried on by all or any one of them acting for all। ये हमारा लास्ट फीचर है, और इस फीचर को पढ़ते ही जो हमारा डेफिनेशन का पोर्शन है that will be all complete। तो अब इस पॉइंट को समझने के लिए you should try to understand this particular example, और एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास में A, B and C 3 पार्टनर्स हैं, राइट। ए, बी एंड सी हमारे पास में 3 पार्टनर्स हैं। अब इन लोगों ने म्यूचुअली क्या एग्री करा, जरा ध्यान दीजिएगा। ए, बी और सी ने म्यूचुअली ये डिसाइड करा कि बिजनेस के जितने भी टास्क हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो केवल ए और बी कैरी ऑन करेंगे, और सी जो है आराम करेगा। ये आपस में डिसाइड करा गया है, ठीक है ना, आप चिंता ना करें, ये तीनों ने आपस में डिसाइड करा है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क हैं वो केवल ए और बी कैरी ऑन करेंगे, और सी केवल आराम करेगा। सी कैपिटल लगाएगा और प्रॉफिट शेयर करेगा। यानी आप समझो, अगर कोई पार्टनर घर बैठकर आराम भी कर रहा है, बिजनेस में नहीं आता है, तो भी उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा। बिकॉज एसेंशियल कंडीशन क्या है, अगर आप पार्टनर बने हैं तो आप फर्म के ओनर हैं, और अगर आप ओनर हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या है बच्चों, असेंशियल है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी तो वो हमारा क्या रह जाएगा, केवल एक एम्प्लॉय रह जाएगा। यानी पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग इज अ मस्ट, राइट। तो क्योंकि प्रॉफिट्स तो शेयर कराने हैं, बट वो जो पार्टनर सी है वो काम करने के लिए नहीं आएगा, यानी कि बिजनेस की जिम्मेदारियां पूरी पूरी नहीं उठाएगा। मेजर रोल कौन प्ले करेंगे, ए एंड बी। तो क्या ऐसे केस में भी ये पार्टनरशिप कंसिडर हो सकता है? अगेन द आंसर इज यस। और अब आप सोचेंगे सर ने इसका आंसर यस क्यों दिया, ये पार्टनरशिप क्यों बना, जबकि केवल ए और बी काम करते हैं, सी केवल आराम ही आराम करता है। बच्चों ये बिल्कुल पार्टनरशिप है, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप का एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर्स हैं वो इकट्ठा मिलकर भी काम कर सकते हैं, वो अलग अलग भी काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो काम कर रहे हैं वो एक पार्टनरशिप का वैलिड बिजनेस होना चाहिए, और पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए वो बिजनेस कंडक्ट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टनर कोई भी पर्सनल प्रॉफिट नहीं निकालेगा। जो भी पार्टनर डिसीजंस लेंगे, जो काम कर रहे हैं और जो डिसीजंस लेंगे, वो बिजनेस के लिए लेंगे, खुद के लिए नहीं लेंगे। यानी कि अगर ए और बी एक वैलिड बिजनेस कंडक्ट करते हैं
तो दैट इज अलाउड, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। अब म्यूचुअल एजेंसी का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हर पार्टनर के पास में ये राइट है कि वो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर वो पार्टिसिपेशन का राइट किसी और को भी दे सकता है। जैसे यहां पे सी ने दे दिया, तो सी ने अपना पार्टिसिपेशन का जो राइट है वो किसको दे दिया, ए और बी को। यानी कि सारा का सारा काम ए और बी करेंगे और सी केवल एंजॉय करेगा। यानी सी केवल कैपिटल लगाएगा और ए और बी ने जो मेहनत करी है उसका प्रॉफिट्स भी साथ में लेकर जाएगा। तो इट इज कंप्लीटली वैलिड, ये इनवैलिड नहीं है। इनफैक्ट आपको याद भी होगा, आपने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर बेसिकली क्या करता है बताओ? स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है क्या बिजनेस में? नहीं करता ना। तो अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो क्या प्रॉफिट लेकर नहीं जाएगा? बिल्कुल प्रॉफिट लेकर जाएगा। तो बताइए वैलिड हुआ कि नहीं हुआ? वैलिड हुआ सर। तो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो सारे पार्टनर्स हैं वो हमारी फर्म के क्या हैं? एजेंट्स हैं। तो एजेंट्स होने की वजह से क्या हो जाता है कि अगर ए और बी ने कोई टास्क करा और वो बिजनेस के लिए एक वैलिड टास्क था, तो सी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी सी मना नहीं कर सकता। अब आप मेरी बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर ए और बी ने किसी अग्रीमेंट पर साइन कर दिया, तो ए और बी ने जब एग्रीमेंट पर साइन करा तो किसके बिहाफ पर साइन करा? पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर साइन करा। और उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसका और नाम शामिल है? सी का नाम भी शामिल है। अब अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है इस एग्रीमेंट के अंदर, तो क्या सी को अपन कोर्ट में ड्रैग कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम सी को कोर्ट में ड्रैग कर सकते हैं। क्योंकि जब ए और बी ने साइन कर दिया तो इसका मतलब यह है कि उससे ऑटोमेटिकली सी भी बाइंड हो गया, यानी सी भी रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्योंकि सी ने ए और बी को ये कह रखा था कि आपको जब भी पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करना हो, कोई भी वैलिड बिजनेस करना हो, तो आप लोग मेरे बिहाफ पर एक्ट कर सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है म्यूचुअल एजेंसी की? यानी अगर केवल ए काम करता और बी और सी बिल्कुल भी काम नहीं करते, तो ए जो भी काम पार्टनरशिप के लिए करता, अगर वो पार्टनरशिप का एक वैलिड बिजनेस होता, तो बी और सी भी उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते, चाहे से बी और सी ने एग्रीमेंट को साइन किया था या फिर नहीं किया था। मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, वैलिड बिजनेस। नाउ व्हाट इज वैलिड बिजनेस? इस बात को भी समझ लीजिए। मान लेते हैं ए ने और बी ने काम तो किया, बट उनका इंटेंशन फ्रॉड का था। जहां पे इंटेंशन फ्रॉड का होगा वहां पे सी बाइंड नहीं हो सकता। यानी ए और बी ने अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए फर्म के साथ में फ्रॉड करा, फर्म के साथ डिस्ट्रस्ट करा, और फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आ गए, कोई भी बिजनेस किसी के साथ में साइन कर आ गए, कोई डील साइन कर आ गए जहां पे इंटेंशन फ्रॉड का है, तो वहां पे सी लायबल नहीं होगा, यानी किसी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप का एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसके अंदर भी क्या लिखा है। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जैसा हमने डिस्कस किया था कि हर पार्टनर के पास में ये राइट है कि वो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात क्या लिखा है, जो बिजनेस है वो जॉइंटली और इंडिविजुअली दोनों तरीके से रन हो सकता है, यानी कि सब पार्टनर्स मिलकर भी काम कर सकते हैं, पार्टनर्स इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। इन अ म्यूचुअल एजेंसी ईच पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। बच्चों यहाँ पे कंपनी का मतलब बेसिकली फर्म है, ठीक है? तो कंपनी से कहीं आपके दिमाग में वो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी नहीं आ जाए, ठीक है ना? इट इज बेसिकली फर्म। तो जो हर पार्टनर है वो फर्म का क्या है? एजेंट है। एजेंट होने के नाते वो क्या कर सकता है? वो दूसरे पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है। यानी कि जो एक पार्टनर है वो किसी और के पार्टनर के एक्शन की वजह से खुद भी क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बट क्या सिखाया था कि वो जो एक्शन है वो किसके लिए होना चाहिए? पार्टनरशिप के वैलिड बिजनेस के लिए होना चाहिए। जहां पे इंटेंशन फ्रॉड का होगा वहां पे जो दूसरा पार्टनर है वो अकाउंटेबल नहीं होगा। Is it understood now? So mutual agency is a very very important concept, and आप देख सकते हैं इस concept को करने के बाद में जो हमारा initial definition है वो पूरी तरह से complete हो चुका है। You can read the definition once again and try to analyze कि अब क्या कोई ऐसा point है जो आपको समझ में नहीं आया हो। देखिए, पार्टनरशिप है रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन कवर हो चुका है। हु हैव एग्रीड को हमने कवर कर दिया एग्रीमेंट के पॉइंट के अंदर। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस,
तो प्रॉफिट शेयर करने हैं, प्रॉफिट किसके होने चाहिए, बिजनेस के, पॉइंट नंबर 3 एंड 4 के अंदर कवर हो गया। और जो लास्ट है पॉइंट नंबर 5, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इन शॉर्ट नोन एज व्हाट, म्यूचुअल एजेंसी। ये पॉइंट भी हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो आपको बच्चा टास्क ये है कि आप फटाफट से ये नोट करेंगे म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट, और इसको स्टार भी मार्क कर लेना। नोट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन भी कर दिया यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे तो ये पूरा पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज के फॉर्म में आ सकता है। जो लास्ट लाइन के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज टू बी कंसिडर्ड, राइट, यानी कि वो बिजनेस के लिए एक्ट्स होने चाहिए, नॉन बिजनेस एक्ट्स के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फ्रॉड्यूलेंट एक्ट्स के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। केवल जो वैलिड बिजनेस के लिए एक्ट्स परफॉर्म करे गए हैं उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है किसी दूसरे पार्टनर को। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। एंड बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक अब है हमारे सामने वो है पार्टनरशिप डीड। सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? जैसे हमने फीचर नंबर 2 में डिस्कस किया था अग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट कैसे बना सकते हैं? अग्रीमेंट कैन बी ओरल, इट कैन ऑल्सो बी अ रिटन एग्रीमेंट। अगर हमने पार्टनरशिप का एक रिटन एग्रीमेंट करा है तो उस रिटन एग्रीमेंट का नाम टेक्निकली क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर्स। सवाल अब ये उठता है कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है या नहीं है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज पार्टनरशिप डीड असेंशियल और नॉट? सो आई वुड से दैट पार्टनरशिप डीड इज नॉट असेंशियल। क्या ये बात ठीक है? क्या पार्टनरशिप डीड असेंशियल नहीं है? क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है ये बात। क्यों सच है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटन भी हो सकता है। तो आप समझिए, अगर पार्टनर्स के बीच में ओरल एग्रीमेंट है, इज इट वैलिड और नॉट? इट इज वैलिड। बट देन व्हाई डू वी मेक अ रिटन एग्रीमेंट? यानी कि हम पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं? ताकि हम फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व कर पाएं, राइट। सो पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है, बट पार्टनरशिप डीड को बनाने के फायदे काफी सारे हो जाते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम रेडिली इस डीड को रेफर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमने डीड में क्या क्या बातें डिसाइड करी थी अपने बीच में, और हम उसके अकॉर्डिंग अपने डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। मोर ओवर जो डीड है
वो आपके लिए एज एन एविडेंस भी एक्ट करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो लॉ मतलब कानून, जब भी हम कोर्ट के पास में जाते हैं तो कोर्ट हमसे क्या मांगता है, एविडेंस, और एविडेंस जनरली रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए डीड बनाने के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, बट ध्यान रहे डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। अनदर क्वेश्चन दैट में अराइजेस कि सर डीड में होता क्या है। बच्चों एग्रीमेंट का मतलब क्या मैंने आपको सिखाया था कि जो भी लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में आना चाहते हैं वो अपने बीच में कुछ अग्री करेंगे। क्या अग्री कर रहे थे आप याद करो, मैंने एक एग्जांपल भी आपको सिखाया था कि अगर हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं वो आपस में बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो आपस में क्या अग्री कर रहे थे, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, कौन कितने कितने प्रॉफिट शेयर करेगा, कितने घंटे हम बिजनेस को डिवोट करेंगे, कौन किस तरह से काम करेगा, कौन कितनी लीव्स ले सकता है। ये सब कुछ कुछ बातें जो हैं हमने आपस में अग्री कर ली। बिजनेस का नाम क्या होगा, किस प्लेस पर बिजनेस किया जाएगा, किस तरह का बिजनेस करेंगे, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बियर करेंगे, ये सब बातें कुछ आपने डिस्कस कर ली और डिस्कस करके आपने इसको लिख डाला एक रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर। तो ये जो लिखना है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको क्या मिलेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको उन पॉइंट्स पर अग्रीमेंट मिलेगा। ठीक है ना, कौन से पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स आप सबने आपस में डिस्कस किए थे। इन शॉर्ट हम इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। सो अगर पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड मिलकर आपस में कुछ डिसाइड कर रहे थे कि हम पार्टनरशिप के बिजनेस को किस तरह से चलाएंगे, और वो सब कुछ जो उन्होंने डिसाइड किया था, एग्री किया था, वो कहीं पे लिख दिया, तो जहां पे लिख दिया दैट इज नोन एज व्हाट, partnership deed. So partnership deed contains what? It contains the terms and conditions of the partnership. Is it clear? It's very very simple. Partnership deed में आपको partnership के terms and conditions मिलेंगी। अब रही बात terms and conditions की, तो वो तो हर पार्टनरशिप में अलग अलग हो सकती है, राइट? यानी हो सकता है कि अगर हमारे सामने 5 पार्टनरशिप बिजनेस के एग्जाम्पल हैं, तो बिजनेस ए के अंदर कुछ और कंडीशन है, बिजनेस बी के अंदर कुछ और कंडीशन है, बिजनेस सी में कुछ और कंडीशन है। इट इज वेरी नेचुरल ना, वो तो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स अपने बीच में किस तरह की कंडीशन इंपोज करना चाहते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर हर पार्टनरशिप में कंडीशन अलग अलग हो सकती है? डेफिनेटली हर पार्टनरशिप में कंडीशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उन बिजनेस को चलाने वाले लोग भी तो डिफरेंट है ना। तो सर ये सब डिसाइड कैसे करते होंगे, ये कंडीशन डिसाइड कैसे करते होंगे? ये कंडीशन आपस में डिसाइड होती है और एक पेपर पे लिखकर प्रॉपर तरीके से साइनिंग और स्टैंपिंग हो जाती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ साइनिंग और स्टैंपिंग करने का? मैं आपको एक सैंपल शो करता हूं, देखिए। इस तरह का डॉक्यूमेंट कभी आपने देखा है? इंडिया में इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंप। एप्रोप्रिएट वैल्यू का आप स्टैंप परचेस कर सकते हैं, 100 रुपीज का भी परचेस कर सकते हैं, 500 रुपीज का भी परचेस कर सकते हैं, 1000 रुपीज का भी परचेस कर सकते हैं। और ये जो स्टैंप है, अब ये आपके लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। यानी स्टैंप पर आपने अगर कुछ भी लिख दिया और इसका आपने अटेस्टेशन करवा दिया, तो इसका मतलब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है ना? यानी आप सिंपल पेपर पे अगर कुछ भी लिख दोगे और वहां पे साइन कर दोगे, वो डीड नहीं कहलाएगा। डीड स्पेसिफिकली किस पर होना चाहिए? स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। तो ये आपका एक स्टैम्प पेपर है, मैंने यहाँ पे सैंपल लिया है। ठीक है, किस तरह से हम डीड बनाते हैं? जो भी डीड हम बनाएंगे, हम बताएंगे वो कौन सी डेट को बनाई गई है। हर पार्टनर का यहाँ पे नेम लिखा जाएगा, पार्टनर के फादर का नेम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा। हर पार्टनर की इस तरह से बातें लिखी जाती हैं। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, मैंने पूरी डीड का आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि डीड कैसे बनाई जाती है। अब पार्टनर्स के नेम लिखने के बाद में हम बिजनेस का नेम लिखते हैं, बिजनेस की प्लेस लिखते हैं, किस जगह पर बिजनेस होगा, और फिर उसके बाद में तरह तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा। ये सब बातें होती हैं डीड के अंदर। तो मैंने अब यहाँ पे देखिए डीड के कुछ जनरल कंटेंट्स दिए हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि डीड के अंदर अलग अलग बातें हो सकती हैं, बट जनरली हमें कौन कौन सी बातें मिल जाती हैं। जैसे कि पहली बात यहां पे आप देखेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज द पार्टनर्स। बिजनेस की प्लेस क्या होगी, उसका एड्रेस,
और पार्टनर्स कहां पे रहते हैं उसके एड्रेस मैंने आपको दिखाया भी था अभी एग्जाम्पल में, राइट। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्लेस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह के बिजनेस में हम डील करना चाहते हैं, क्या हम गुड्स में डील कर रहे हैं, क्या हम सर्विस में डील कर रहे हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और उस पर वो कितना कितना इंटरेस्ट चाहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही हर पार्टनर कितनी कितनी ड्राइंग्स कर सकता है और उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपस में प्रॉफिट कैसे शेयर होंगे, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। पार्टनर की सैलरी या कमीशन, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि केवल ए और बी काम कर रहे हैं, सी घर पे बैठकर एंजॉय करता है, तो क्या ए और बी को एक्स्ट्रा काम करने के लिए कोई सैलरी मिल सकती है, तो सैलरी के लिए हमने कुछ भी लिख दिया, कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसके अलावा मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड असेट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, देखिए कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये केवल एक जनरल कंटेंट्स हैं जो आपको पेपर के हिसाब से लर्न करने चाहिए कि ठीक है कुछ कंटेंट्स तो हमें याद रह गए कि इतनी इतनी बातें जो है ना वो डीड में होना जरूरी है। मतलब जनरली जो मैंने यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हैं ना, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये सब वो कंटेंट्स हैं जो आपको हर किसी की डीड के अंदर मिलेंगे। यानी आप पार्टनरशिप डीड कोई सी भी उठाकर देख लीजिए, ये बहुत ही जनरल बातें हैं जो हर डीड में होती हैं। इसके अलावा भी आप कुछ बातें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, आपने कोई बात यहां पे ऐड नहीं करी, ठीक है ना, कोई भी चीज हो सकती है, आपने वो ऐड नहीं करी। मान लेते हैं कि कोई पार्टनर ऐसा है जिसने ये अग्री तो किया था कि वो काम करने के लिए आएगा, बट वो काम करने के लिए आता नहीं है और वो बहुत सारी लीव्स लेता है। बाकी पार्टनर उसको फोन भी करते हैं कि यार काम पर आजा भाई, तेरे बिना काम नहीं हो रहा, बट वो तो आता ही नहीं है, वो बिल्कुल केयर फ्री पर्सन है। तो हमने क्या करा, हमने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि भाई ये पार्टनर ढंग से काम नहीं करता, हमको ये एज अ पार्टनर अब नहीं चाहिए अपनी फर्म के अंदर। मालूम चला आपकी डीड के अंदर ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है कि कोई पार्टनर कितनी लीव्स ले सकता है, इसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है। अब कैसे रिजॉल्व करोगे आप इस डिस्प्यूट को? कोर्ट तो मना कर देगा। कोर्ट क्या बोलेगा, आपके पास में एविडेंस कहां है? आपने क्या कुछ लिखा था क्या पहले इसके बारे में कि कौन सा पार्टनर कितनी लीव्स ले सकता है? नहीं लिखा था। तो अब ये आपको रिजॉल्व करना है अपने आप, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप रिजॉल्व कर लो, राइट। तो कोर्ट भी इंटरफेयर तब कर सकता है जब आपके पास में कुछ लिखा हुआ हो। जब हमने कुछ लिखा ही नहीं हो तो उसमें कोर्ट भी इंटरफेयर कैसे करेगा? बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमें पार्टनरशिप डीड में हर तरह का कंटेंट इंक्लूड कर देना चाहिए जिससे हमें लगता है कि इस पॉइंट पर आगे जाके डिस्प्यूट हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात आ रही हो जिससे आपको ये फीलिंग आती है कि अगर ये बात हम नहीं लिखें और मान लेते हैं इस बात पर अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया आगे तो हम क्या करेंगे, तो वो सारी की सारी बातें आप डीड में आज ही लिख डालो और साइन करवा लो, स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवा लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी वो डिस्प्यूट अराइज होगा फ्यूचर में तो आप उस डिस्प्यूट को इजीली रिजॉल्व करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं हर बिजनेस के लिए, बट दिस इज द लिस्ट ऑफ द जनरल कंटेंट्स। जो कंटेंट्स ऐसे हैं आपको हर डीड के अंदर यूजुअली मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो पार्टनरशिप डीड का जो एक और नाम है बच्चों, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। नोट डाउन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, पार्टनरशिप डीड के कॉन्सेप्ट को। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये सब थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे ना बुक से, तो आपको ये बात समझ में आएगी थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये बात मैंने अपने सेशन नंबर 1 के अंदर भी बोली थी कि भाई हो सकता है कि आपको ये थ्योरी बोर कर रही हो, बट बिलीव मी दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको थ्योरी को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना होगा। नोटेड डाउन प्लीज पार्टनरशिप डीड का टॉपिक।